Hello students. So आज we would be talking about a new topic and that is a very important topic and it was known as the mega project. क्या कहा जाता था उसे? It was known as the mega project. मतलब एक प्रोजेक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 13 साल लगे. कितने साल लगे? 1990 से काम चालू किया था तो वो काम खत्म हुआ इस प्रोजेक्ट का 2003 में. So it started in the year 1990 and it ended in the year 2003, but not completely. Okay, but 2003 में खत्म हो गया. So it took 13 years. It took 13 years for this project to get completed. ठीक है? So I'm talking about the mega project and the name of the project is Human Genome Project. क्या कहा जाता है इस प्रोजेक्ट को? HGP, that is the Human Genome Project. समझ में आ गया? सो मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला? क्योंकि ये 13 years तक चला था. पर इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या? Why did it took so long? Okay, the main intention of this project was to find out or to map all the genes ह्यूमंस के अंदर जितने भी जीन्स एसोसिएटेड है क्रोमोसोम्स पे, उन सब क्रोमोसोम्स का पता, उन सब जीन्स का पता लगाना. दैट वाज द गोल, दैट वाज द एम, दैट वाज द इंटेंशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. क्या जितने भी क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है. तो हर एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हो गए. हर एक क्रोमोसोम इज कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए. डीएनए आर मेड अप ऑफ जीन्स. तो जितने भी जीन्स है उन जीन का लोकेशन, उन जीन्स को मैप करना कि कहां पे लोकेटेड है, क्या काम कर रहा है. ठीक है? सो दैट टुक सो मच टाइम बिकॉज द ह्यूमन जीनोम और द ह्यूमन न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करते हैं या नाइट्रोजन बेसिस की अपन बात करते हैं, सो देयर इज अ टोटल ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स इन द ह्यूमन व्हाट यू कॉल जेनेटिक मटेरियल. 3 बिलियन बेस पेयर्स, मतलब आप इमेजिन करो कितना सारा हो गया. ठीक है? सो आई स्टार्ट विद द राइट अप. तो अपन क्या याद रखिए? Okay, so Human Genome Project, HGP. It was an international collaborative research program. It was an international collaborative मतलब मिलके. रिसर्च प्रोग्राम. ठीक है? इंटरनेशनल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि काफी सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, इसलिए इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. ठीक है? मैंने आपको बता दिया इंटेंशन क्या था. टू मैप ऑल द जीन्स, टू मैप ऑल द जीन्स प्रेजेंट in humans, to map all the genes present in the human. That was the intention and I also termed it as the mega project. मैंने इस प्रोजेक्ट को क्या बोला? It was a mega project. क्यों मेगा प्रोजेक्ट बोला? क्योंकि इसको कंप्लीट होने के लिए कंप्लीट होते होते 13 years लगे. That was from the year 1990 to 2003. 13 long years. ठीक है? और क्या किया यहां पे? कितने नाइट्रोजन बेसिस थे उनको सीक्वेंस करना था, क्योंकि यू नीड टू मैप ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन दी ह्यूमंस. तो जीन्स की अगर बात करें तो बट ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड्स आ गए. न्यूक्लियोटाइड्स मतलब नाइट्रोजन बेस पेयर्स आ गए. ओके, सो अ ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स. कितना बेस पेयर्स है? जीनोम कंसिस्ट ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स. ठीक है? 3 बिलियन बेस पेयर्स का पूरा जीनोम है. दैट इज
दैट इज व्हाट वी नो राइट नाउ. ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, आई कैन पुट इट एज 3.3 into 10 raised to 9 base pairs. 3.3 into 10 raised to 9, I'm sorry, 6 base pairs. ठीक है, एक बेस पेयर की अगर आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, इफ आई नीड टू फाइंड आउट कि एक बेस पेयर के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस है, क्या क्या सीक्वेंस है, ए है, जी है, टी है, सी है, क्या है. सो टू सीक्वेंस वन बेस पेयर और टू सीक्वेंस वन न्यूक्लियोटाइड, अगर आप देखें वन न्यूक्लियोटाइड नहीं बोल सकते, दो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, टू न्यूक्लियोटाइड्स. सो देयर इज द प्राइस फॉर दैट इज $3 एक को चार्ज करने के लिए. कॉस्टिंग टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ वन बेस पेयर, costing to find sequence of one base pair is $3. कितना $? है $3. एक बेस पेयर का सीक्वेंस फाइंड आउट करना है तो $3 लगते हैं. तो ह्यूमन के पास कितना है? 3 बिलियन बेस पेयर्स है. तो कॉस्टिंग कितना हो जाएगा? द होल प्रोजेक्ट कॉस्टेड how much? $9 billion. Okay, the whole project costed $3 billion. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो क्या क्या पॉइंट यहां पे याद रखना है कि यार इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम था. कोलैबोरेटिव काफी अलग अलग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. What was the intention? Intention ये था कि to map all the genes that is present in the humans. हर एक जीन का पता लगा लेना जो ह्यूमन के क्रोमोसोम के ऊपर एसोसिएटेड है. इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट क्योंकि 13 साल तक चला, 1990 से 2003 तक चला. ठीक है, एक जीनोम को अगर सीक्वेंस करना है मुझे, अगर एक जीनोम जो है अगर सीक्वेंस करना है, ओके, आई नीड टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ वन बेस पेयर. तो जो कॉस्टिंग लगता है वन बेस पेयर को फाइंड आउट करने के लिए दैट इज $3. तो ह्यूमंस के पास होते 3 बिलियन बेस पेयर्स, 3 बिलियन बेस पेयर्स. तो अगर उनकी कॉस्टिंग निकालनी हो तो क्या चार्ज लगेगा? दैट इज गोइंग टू बी $9 बिलियन. सो जो पूरा प्रोजेक्ट है एचजीपी, इट कॉस्टेड $9 बिलियन. ठीक है, कौन सी इंस्टीट्यूट्स ने यहां पे पार्टिसिपेट किया तो वो भी देख लेते हैं. सो वी हैड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, National Institute of Health, US Department of Energy, National Institute of Health, ठीक है. Then Wellcome Trust of UK, ठीक है, एंड अदर कंट्रीज लाइक जापान है, चाइना है, फ्रांस है, एंड जर्मनी. ठीक है, so these are all the institutes and some of the countries that participated for the human genome project. So now we'll talk about what are the goals of HGP. HGP के goals क्या है? Human genome project के goals क्या है? So एक goal तो पहला ये होगा, identification of all the genes. Goals of HGP. So goals of HGP, first goal is to identify of all the genes. जितने भी genes located है उनको identify करना है. That is the goal, identification of all the genes. Okay, second is
determining the sequence of the 3 billion base pairs. Okay, to find out the sequence of 3 billion base pairs. Find out the sequence of 3 billion base pairs. ये भी एक गोल हो गया. ठीक है. थर्ड इज जो भी डेटा आप रिट्रीव करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि यार जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, किस काम में आ रहा है जीन, तो यू हैव टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस. ओके, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर फर्दर वर्क. दूसरे काम में आप उसको यूज कर सकते हो. तो आई पुट स्टोरिंग इंफॉर्मेशन in a database. Storing information in a database. ठीक है. Then improving tool. जो डेटाबेस आप बनाओगे उस डेटाबेस को किस तरीके से रिट्रीव करना है. ओके, हाउ टू टेक आउट दैट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटाबेस एंड हाउ टू यूज इट. सो दैट इज इंप्रूविंग टूल्स for data analysis. Improving tools for data analysis, and then transferring the related technologies. Transferring related technologies to other sectors, to other sectors. ठीक है. और छठे गोल की बात करते हैं. सो दैट इज एड्रेसिंग एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज. एड्रेसिंग एथिकल, social and legal issue. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द गोल्स ऑफ HGP, दैट इज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? तो ये पॉइंट तो सबसे सिंपल आपको याद रहने वाले हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द जीन्स पता लगाने कौन कौन से जीन्स है. फिर क्या करना है? यू नीड टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन बेस पेयर्स. जो जीन के बारे में आप पता लगाओगे उनका सीक्वेंस क्या है. आर दे मेड अप ऑफ A, G, T, C या फिर C, T, A, G, जो भी है. यू नीड टू फाइंड आउट दैट. थर्ड, जो भी डेटा आपने बनाया, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन आपको मिली, उस डेटा को आपको स्टोर करना पड़ेगा एक डेटाबेस में, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय एनीबॉडी फॉर एनी अदर वर्क. ओके, सो दैट इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस. ये जो भी इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट में निकाली गई थी उस इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन अवेलेबल करके रखा हुआ है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ DNA सीक्वेंस और अ जीन सीक्वेंस, ऑनलाइन आपको सीक्वेंस पता चल सकता है. ठीक है. फोर्थ इज इंप्रूविंग टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. जो डेटा आपने स्टोर किया उस डेटा को स्टडी करने के लिए, उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए आपको न्यू टूल्स बनाने पड़ेंगे, न्यू सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आप उस डेटा को क्या कर सकते हो? एनालाइज कर सकते हो और फर्दर यूज कर सकते हो. देन जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई, उस इंफॉर्मेशन को आप अदर फील्ड्स में, अदर इंडस्ट्रीज में, अदर सेक्टर्स में आप डिलीवर कर सकते हो, सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. कोई मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप उसको यूज कर सकते हो. सो दैट इज ट्रांसफरिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स. ठीक है. एंड द लास्ट इज एड्रेसिंग एथिकल, social and legal issues. Okay, for example, see, if you are studying a gene, if you are trying to find out that how does a human or an animal get different characteristics. Okay, so there are some issues, just that you would be dissecting an animal or you would be torturing an animal to find out the DNA sequence. तो उस केस में क्या होता है? There are ethical and social issues. There are group of people who are against it. That means there are religious communities that would say that कि यार आपको why do you are concerned? Why are you concerned to find out the characteristics of an organism? It is all natural. It is given by God. There is no need for human interference to find out कि यार ये character इसको क्यों मिला है.
So there are a lot of ethical, social, legal issues associated with the project. So addressing those ethical, social and legal issues was the goals of HGP. Okay? Simple and easy. So now this was the human genome project, but apart from humans, दूसरे organisms का भी gene sequence किया गया था. I'll write down the names. Gene sequencing of other animals. Apart from the goal, apart from the HGP, apart from sequencing the humans, gene sequencing of other animals was also performed. Okay, so जैसे कि कौन है? So we have E. coli. There is E. coli. Then there is yeast. Then there is the fruit fly. ठीक है. फिर प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट्स में वी हैव राइस. Okay, and we have Arabidopsis. ठीक है. So in organisms का these are the animals, these are the plants, rice, Arabidopsis. Okay, उनका जीन सीक्वेंस भी along with HGP we have done it. ठीक है. So now what are the techniques, what are the methodologies जिसके थ्रू HGP को परफॉर्म किया गया था, जिसके थ्रू जीन सीक्वेंसिंग को परफॉर्म किया गया था? What are the methodologies? So let's see. Methodologies for gene sequencing. Methodology for gene sequencing. क्या methodology थी? Okay, so one of the method which was used was EST, that is expressed sequence tags. EST, that stands for expressed sequence tags. Sequence tags. That is EST. Second technique that was used was sequence annotation. Sequence annotation. The second technique. ठीक है? The third technique that was used, RFLP, that is restriction fragment length polymorphism. Restriction fragment length polymorphism, which is written as RFLP. RFLP. I'm talking about the techniques which were used for the process of gene sequencing. ठीक है. Then what was used? Then we used the vectors. भाई आप लोग 12th में आपको पता होना चाहिए कि vectors का मतलब क्या होता है. ओके, और यहाँ पे we used BAC and YAC. क्या यूज किया? BAC and YAC. So BAC is bacterial artificial chromosome. That is bacterial artificial chromosome, and YAC is yeast artificial
chromosome. So that is back and yak. This were used as the vector. इनको as a vector use किया जा रहा था, ठीक है. And the last thing what we used, that is very common, electrophoresis. क्या था? इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है. सो मेथोडोलॉजी ऑफ जीन सीक्वेंसिंग की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या क्या यूज किया गया? सो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स यूज किए गए, ईएसटी. सीक्वेंस एनोटेशन यूज किया गया. रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया गया, दैट इज आरएफएलपी यूज किया गया. वेक्टर्स को यूज किए, कौन से वेक्टर्स? तो बैक एंड यैक. बैक इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम and yak is yeast artificial chromosome. Obviously they have been made artificially. And last thing which we use is electrophoresis. Okay, so now in this lecture we would be talking about these two techniques. ठीक है, नाम काफी बड़ा दिख रहा है but it's very simple technique. Okay, so let's get started. Okay, so we are going to talk about the first technique. So pay attention to whatever I say. एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स की बात करेंगे. सो नाउ लेट्स सी, कोई भी डीएनए सेगमेंट होता है, उस डीएनए सेगमेंट में कोडिंग पार्ट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, या फिर वो पार्ट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है, और दूसरा जो पार्ट होता है जो प्रोटीन नहीं बनाता है. प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन नहीं बनाता है. I'll put it as makes protein, no protein produce. Simple, इस तरीके से लिखिए, no proteins produced. ठीक है, डीएनए के पास कोड्स होते हैं, उनमें से there is a code which is helpful in making protein and there is a code which is not making protein, that is not producing protein. Okay, so जो प्रोटीन बनाता है उस पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन. क्या कहा जाता है? एक्सॉन. और जो प्रोटीन नहीं बनाता है उस पार्ट को कहा जाता है इंट्रॉन. सो वी हैव एक्सॉन एंड वी हैव इंट्रॉन. क्या है एक्सॉन? मतलब वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने के काम में हेल्प करता है. दूसरा पार्ट प्रोटीन नहीं बनाता. ठीक है, तो अगर मेरे पास एक डीएनए सीक्वेंस है, ओके, इफ आई हैव अ डीएनए, काफी बड़ा डीएनए मेरे पास, तो उस डीएनए पे there would be exons available. Okay, and along with the exon there are also going to be introns available. ठीक है, तो मुझे तो इंट्रोन्स का काम नहीं है, मुझे तो एक्सॉन का काम है. इंट्रोन्स वो हो गए जो आपने प्रिप ओपेरान में पढ़ा था, लेक ओपेरान में पढ़ा था, जो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे थे. ऑपरेटर है, प्रमोटर है, इनिबिटर है, वो क्या हो गए? आपके इंट्रोन्स हो गए. वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर रहे. प्रोटीन प्रोडक्शन का काम तो स्ट्रक्चरल जो जीन था वहां पे वो कर रहा था. ठीक है, तो ये इतना बड़ा सीक्वेंस है मेरे पास डीएनए का, तो उसमें तो काफी सारे इंट्रोन्स है, काफी सारे एक्सॉन्स है. बट आई एम लुकिंग फॉर द इंट्रोन्स. मुझे तो आई एम लुकिंग फॉर द एक्सॉन्स. मुझे तो एक्सॉन चाहिए, मुझे इंट्रोन नहीं चाहिए. ठीक है, बिकॉज इफ आई यूज दिस डीएनए सेगमेंट अलॉन्ग विथ एक्सॉन्स एंड इंट्रोन्स, द डीएनए सेगमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग. ठीक है, बट आई डोंट नीड द इंट्रोन्स. मुझे इंट्रोन्स नहीं चाहिए, मुझे तो वो सीक्वेंस चाहिए जो प्रोटीन बनाता है. आई एम इन नीड ऑफ अ सीक्वेंस दैट मेक्स प्रोटीन. आई एम नॉट रिक्वायरिंग द सीक्वेंस जो प्रोटीन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए. आई ओनली नीड द इंट्रोन्स. आई ओनली नीड द एक्सोन्स. ठीक है, आई डोंट नीड इंट्रोन्स, बिकॉज ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा. तो मुझे तो एक्सोन चाहिए जो प्रोटीन बनाता है. ठीक है, समझ में आ गई आपको आइडिया? तो मैं क्या करूंगा? आई ट्राई टू टेक दिस इंट्रोन्स आउट एंड मेक अ डीएनए सेगमेंट विच ओनली कंसिस्ट ऑफ एक्सोन्स. वी आर ट्राइंग टू मेक दैट डीएनए विच वुड ओनली कंसिस्ट ऑफ एक्सोन वाला पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. वी वुड बी टेकिंग आउट दी इंट्रोन्स बिकॉज ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा है. इसकी वजह से लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी. अगर डेटाबेस में मैं स्टोर कर रहा हूं तो डेटाबेस भी काफी ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंट्रोन्स. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, लेट्स से देयर इज अ डीएनए. डबल स्ट्रैंडेड होता है तो अपन डबल स्ट्रैंडेड दिखाते हैं. यहां से स्टार्ट करता हूं मैं. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास
देयर इज द कोडिंग पार्ट जो प्रोटीन बनाएगा, एक्सोन है, एंड देयर इज अ नॉन कोडिंग पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन, ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड मैंने दिखा दिया, उसमें इंट्रोन है, उसमें एक्सोन है। आई नीड टू टेक दिस एक्सोन्स आउट, मुझे इंट्रोन को निकाल देना है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज विल मेक द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बनेगा, पहली बात तो आपको पता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, आई एम सॉरी, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो मैसेंजर आरएनए जो बनेगा उसके पास भी क्या होगा, उसके पास भी एक्सोन होगा। 3 पार्ट हो गए, एक्सोन, इंट्रोन एंड एक्सोन, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, दिस इज द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अभी जो मैसेंजर आरएनए है उसका एक नाम है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कोडिंग पार्ट एज वेल एज नॉन कोडिंग पार्ट। नॉन कोडिंग पार्ट है, कोडिंग पार्ट भी है, एक्सप्रेसिंग पार्ट भी है जो प्रोटीन बनाने वाला है। तो इस मैसेंजर आरएनए को कहा जाता है हेटेरोजेनस मैसेंजर आरएनए। दिस इज टर्म्ड एज हेटेरोजेनस मैसेंजर आरएनए। हेटेरोजेनस मैसेंजर आरएनए, okay, we can write it as hnRNA. hnRNA, heterogeneous RNA, ठीक है। So now this messenger RNA would undergo the process known as splicing. क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग में क्या किया जाएगा, जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस मैसेंजर आरएनए का स्प्लाइसिंग करेंगे, सो अब मुझे क्या मिलेगा, आई वुड गेट अ मैसेंजर आरएनए विद 2 पार्ट्स ओनली, दैट इज माय कोडिंग सीक्वेंस। क्योंकि आई को, इंट्रोन को आपने निकाल दिया, इंट्रोन तो प्रोटीन बनाता नहीं था, तो आपने इंट्रोन को निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए बन गया, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए विथ द कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पोर्शन आपने यहां से निकाल दिया। दिस वाज HNRNA, ओके। मैं यहां पे HNRNA भी आप, अच्छा यहां पे मैंने लिखा HNRNA, आप HNRNA इज द स्पेसिफिक टर्म, ओके। सो विल पुट इट एज, इसको मैं, दिस इज HNRNA एंड दिस इज स्पेसिफिकली mRNA, ठीक है। तो आपको तो कोडिंग सीक्वेंस चाहिए था, कोडिंग सीक्वेंस अब मिल चुका है, ठीक है। बट इस इंफॉर्मेशन को अगर मुझे स्टोर करनी है, मेरे कोडिंग सीक्वेंस को मुझे स्टोर करना है, तो प्रॉब्लम क्या है कि यार ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से क्या होगा, ये तो नेगेटिव होगा, आई एम सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे इस चीज के मैसेंजर आरएनए के नेगेटिव पॉइंट्स लिखता हूं। नेगेटिव पॉइंट्स तो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, ओके। या फिर आई कैन ऑल्सो यूज इट एज अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा ना, सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो कोई प्लस पॉइंट है क्या, तो यस प्लस पॉइंट भी है, इसके पास खाली एक्सप्रेसिंग पार्ट अवेलेबल है, कोडिंग सीक्वेंस अवेलेबल है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस पॉइंट विल पुट द, चलो प्लस पॉइंट यहां लिख देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, प्लस पॉइंट कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेस सीक्वेंस, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेस सीक्वेंस या फिर कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। सो नाउ मैसेंजर आरएनए तो मिल गया, कोडिंग सीक्वेंस भी आपके पास आ चुका है। तो नाउ विल कन्वर्ट दिस मैसेंजर आरएनए इनटू डीएनए, और उसके लिए जो टेक्निक अपन यूज करते हैं दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
जो वायरसेस होते हैं वो भी ये टेक्निक यूज करते हैं ना, उनके पास आरएनए होता है, आरएनए से डीएनए बनाते हैं, डीएनए से प्रोटीन बनाया जाता है। मतलब आरएनए से डीएनए बनने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो मैंने बोला दैट इज द एंजाइम, और प्रोसेस क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो क्या मिलेगा मुझे? सो आई वुड गेट एक स्ट्रैंड जो रहेगी यहां पे, दैट इज गोइंग टू बी दी मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, और जो दूसरी स्ट्रैंड बनेगी दैट इज गोइंग टू बी द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अब इनके पास क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड तो है, इनके पास एक्सप्रेस सीक्वेंस होगा, बट वन स्ट्रैंड इज डीएनए, अनदर स्ट्रैंड इज आरएनए। वन स्ट्रैंड इज डीएनए, अनदर स्ट्रैंड इज आरएनए। आपको तो पूरा डीएनए चाहिए ना, आरएनए में तो यूरासिल होता है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, थाइमिन होता है। सो ये जो आपको यहां पे मिला दैट इज नोन एज हाइब्रिड। हाइब्रिड हो गया वो, ओके, वी कैन टर्म इट एज डीएनए आरएनए हाइब्रिड। क्या मिला? डीएनए आरएनए हाइब्रिड मिला। आई एम लुकिंग फॉर प्योर डीएनए, मुझे प्योर डीएनए चाहिए, तो मुझे आरएनए यहां सब निकालना पड़ेगा। जो कोड था वो कोड किसके पास आ गया? मेरे डीएनए के पास भी आ चुका है, क्योंकि आपने क्या किया? डीएनए से आरएनए से डीएनए बनाने की कोशिश करी, ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को यूज करके। सो नाउ आई हैव अ जेनेटिक मटेरियल जो हाफ डीएनए हाफ आरएनए है, हाफ डीएनए है हाफ आरएनए है। मुझे तो पूरा के पूरा डीएनए चाहिए। जो एक स्ट्रैंड आरएनए है वो मुझे चेंज करनी है, क्योंकि उसके पास यूरासिल होगा। आई डोंट वांट यूरासिल, आई वांट थाइमिन। तो अब क्या करें? आई होप दिस इतना प्रोसेस क्लियर है। फिर से रिपीट कर देते हैं। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो उसके पास लेट्स से देयर इज द नॉन कोडिंग पार्ट एंड द कोडिंग पार्ट। ठीक है, तो व्हाट वी डिड इज अपने ट्रांसक्रिप्शन करवाया, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके पास कोडिंग पार्ट भी है, नॉन कोडिंग पार्ट भी, इसलिए इट इज टर्म्ड एज एचएनआरएनए, दैट इज हेटेरोजेनस मैसेंजर आरएनए। ठीक है, I want to take this, I want to get rid of this I को मुझे निकालना है। तो what we did a process known as splicing, जहां पे नॉन कोडिंग पार्ट को, नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट को हटा दिया गया। तो जब नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट को हटा दिया जाएगा तो दोनों एक्सप्रेसिंग पार्ट साथ में आ जाएंगे, और प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? स्प्लाइसिंग कहा जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में अपनी कोडिंग सीक्वेंस, एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस तो आ चुकी है, बट इस स्ट्रक्चर के नेगेटिव पॉइंट्स है। क्या नेगेटिव पॉइंट्स है? क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है, तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव मतलब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू मेक इट डबल स्टैंडर्ड। तो अब डबल स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे? तो जो प्रोसेस यूज किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये सेम प्रोसेस यूज करते हैं बैक्टीरिया, आई एम सॉरी, सेम प्रोसेस यूज करते हैं वायरसेस। आरएनए होता है उनके पास एज जेनेटिक मटेरियल, वो आरएनए से बनाते हैं डीएनए और फिर डीएनए से बनाते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म किया। ओके, एंड व्हाट वी डिड, वी मेड अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, अब जो नया स्ट्रैंड डीएनए का बनेगा उसके पास भी तो कोडिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है, बट ये जो नया स्ट्रैंड बना है तो ये पूरा ऑल टुगेदर इट्स हाइब्रिड, बिकॉज इसके पास डीएनए वाला स्ट्रैंड भी है, इसके पास आरएनए वाला भी स्ट्रैंड है। मुझे तो सिर्फ डीएनए चाहिए। तो अब क्या करें? तो अब आरएनए नाम के एंजाइम की मदद से आरएनए को डिग्रेड कर दिया जाएगा। यानी जो पोर्शन है इसको डिग्रेड, इसको डाइजेस्ट करवा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनएस। ठीक है, सो आई विल रब इट डाउन। यहां से स्टार्ट करते हैं। One was red, one was blue, red and blue। ठीक है, दोनों के पास ई है। ठीक है, दिस इज डीएनए, वन इज डीएनए, अनदर इज आरएनए। एक डीएनए है, एक आरएनए। अब क्या करेंगे? आरएनए को डाइजेस्ट करवा देंगे।
with the help of enzyme, this is a hybrid RNA DNA. Okay, with the help of enzyme, RNAs. RNAs नाम के एंजाइम की मदद से क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करवा दिया जाएगा. तो जब डाइजेस्ट करवा देंगे तो क्या बचेगा? अगर मैं आरएनए को डाइजेस्ट करवा दूंगा तो सिर्फ बचेगा डीएनए. क्या बचेगा? सिर्फ डीएनए बचेगा. ठीक है. So now there is only DNA. और डीएनए के पास भी क्या होगा? The coding part, the expressing part होगा. ठीक है, समझ में आया इतना? आरएनए को आरएनएस ने क्या कर दिया? It digest strand of RNA. It digests the strand of RNA. ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब बचा क्या आपके पास? सिर्फ डीएनए बचा. सिर्फ डीएनए बचेगा. ये भी अब सिंगल स्ट्रैंडेड है ना. दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड. तो यार सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर तो क्या था? अनस्टेबल होता है. सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर तो क्या होता है? अनस्टेबल होता है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको डबल स्ट्रैंडेड करना पड़ेगा. ओके, वी कैन टू बी मोर स्पेसिफिक, आई टर्म इट एज cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉपी डीएनए. कॉपी डीएनए बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाएगा. तो जो cDNA होता है उसके पास सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होता है. उसके पास सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते हैं. तो अगर दो डीएनए का कंपैरिजन करना हो, द वन विच इज अ नॉर्मल डीएनए जिसके पास कोडिंग सीक्वेंस भी है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी है, एंड अनदर इज cDNA, तो किसकी लेंथ ज्यादा होगी? आपको मुझे मैसेज करके बताना है कि अगर मैं नॉर्मल डीएनए ले रहा हूं, नॉर्मल जेनेटिक डीएनए, और मैं cDNA ले रहा हूं. ओके, तो आपको बताना है कि किसकी लेंथ ज्यादा होगी. ठीक है, क्यों? You have to give the reason which one between the two DNAs, a normal regular DNA and a cDNA, which one is going to be more in length and why. ठीक है, so इसे कॉपी डीएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाएगा. इट इज, इसके पास एक्सप्रेसिंग वाला पार्ट तो है बट इट इज अनस्टेबल बिकॉज इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड. मैं लिख देता हूं नेगेटिव पॉइंट क्या है. सिंगल स्ट्रैंडेड. तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. तो इसकी दूसरी स्ट्रैंड बनानी है. अभी दूसरी स्ट्रैंड बनाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? वी विल यूज डीएनए पॉलीमरेज. वी विल यूज द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए polymerase enzyme is used. So now what we will have is, we will have a double stranded cDNA. डबल स्ट्रैंडेड cDNA आ गया. ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, ये डबल स्ट्रैंडेड cDNA हो गया. डबल स्ट्रैंडेड cDNA. पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो गए इसके पास? इसके पास कोडिंग सीक्वेंस भी है और ये डबल स्टैंडर्ड भी है. और डबल स्टैंडर्ड है तो ये रिएक्टिव भी नहीं होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो +1 लिखते हैं. डबल स्टैंडर्ड मतलब हाईली स्टेबल. डबल स्टैंडर्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टेबल. सिंगल स्टैंडर्ड मतलब नॉट स्टेबल. सो हाईली स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है. अब क्या करें? ओके, आपको डीएनए सीक्वेंस मिल गया. यहां पे एक्सॉन है, यहां पे एक्सॉन है, यहां पे कुछ कोडिंग सीक्वेंस होगा कोई प्रोटीन के लिए, यहां पे कोई कोडिंग सीक्वेंस होगा प्रोटीन के लिए. अब क्या करते हैं? ये जो डीएनए है इसको कट कर देते हैं. जो डीएनए है इसको मैं कट कर देता हूं क्योंकि ये जो सीक्वेंस है प्रोटीन का, ये कोई दूसरा प्रोटीन बना रहा है, ये कोई सीक्वेंस है, मैं भी कोई दूसरा प्रोटीन बना रहा हूं. सो आई विल कट देम ऑफ. तो क्या करें अब? सो अब अपन करेंगे जो काम, दैट इज जो एंड्स है उन्हें रेप्लिकेट करेंगे.
कट करके एंड्स को रेप्लिकेट करा देंगे सो दैट द नंबर ऑफ दिस एक्सॉन प्रोटीन सीक्वेंस इंक्रीजेस। क्या करना है इसको? सो इसे ends are replicated, cDNA ends are replicated. So अगर मैं cDNA के ends को replicate करूंगा तो क्या होगा? I would get so many replicate मतलब I'll increase the number. ये क्या मिले मुझे? काफी सारे डीएनए सेगमेंट्स मिलेंगे जिनके पास सिर्फ क्या होगा? एक्सॉन होगा। जिनके पास सिर्फ क्या होगा? एक्सॉन होगा। ठीक है, ये एक डीएनए पार्ट है, ये एक डीएनए पार्ट है, ये एक डीएनए पार्ट है। स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्वेंस होगा इनके पास। there would be so many and exons which would be having the same protein parts, okay, protein sequence। ठीक है, तो ये जो बना यहाँ पे दिस आर नोन एज ESTS। ये जो चीज यहाँ पे बनी दैट इज नोन एज ESTS। ठीक है, क्या था फुल फॉर्म ESTS का? अभी जो बात करी थी अपन ने, ओके, ये जो स्ट्रक्चर बना इट इज नोन एज ESTS, दैट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। ये क्या है? एक्सप्रेस्ड, क्योंकि इनके पास क्या है? प्रोटीन वाला कोड है। सो दिस आर टर्म्ड एज द एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। क्लियर है? आपका डीएनए और आरएनए साथ में था, आपने आरएनए को डाइजेस्ट करवा दिया आरएनए की मदद से, तो डीएनए फिर अकेला हो गया। तो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाया किसकी मदद से? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनएपी की मदद से बनवाया दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड बन जाने के बाद वी टर्म इट एज CDNA, डबल स्ट्रैंडेड CDNA। ओके, डबल स्ट्रैंडेड CDNA डबल स्ट्रैंडेड है, इसकी वजह से हाईली स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है। ओके, अब क्या किया आपने? इसके जो एंड्स थे, CDNA के जो एंड्स थे जहां पे एक्सोन्स प्रेजेंट थे, उन एक्सोन्स को क्या कराया? रेप्लिकेट करा दिया। रेप्लिकेट कराया मतलब उसकी कॉपीज आपने बढ़ा दी। तो ये जो रेप्लिकेटेड एक्सोन्स है, नाउ दे आर टर्म्ड एज ESTS। नाउ दे आर टर्म्ड एज ESTS। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द टेक्निक that was used in the HGP, that is expressed sequence tags। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पूरी डिटेलिंग आप अच्छे से कॉपी कर लेना। कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ लेना, समझ में नहीं आया हो तो। बट आई हैव प्रेजेंटेड इट इन अ वेरी सिंपल वे। तो अगर आप ठीक से देख रहे हो, ठीक से समझ रहे हो, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दूसरी बार रिपीट करके देख सकते हो, तो इट वुड बी मच मोर सिंपलर फॉर यू। नाउ so the second technique we would talk about is sequence annotation। sequence annotation। अब इस टेक्निक में क्या किया जाता है? ठीक है, सो लेट्स से आई हैव अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसका मुझे जेनेटिक एनालिसिस करना है। मुझे पता लगाना है कि यार कौन से जीन से उसका जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, मुझे उसका जेनेटिक एनालिसिस करना है। तो पहली चीज मुझे करनी पड़ेगी, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं उसका जो सीक्वेंस है बेसिस का, मैं वो फाइंड आउट कर सकता हूं। इफ देयर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आई नीड टू डू द जेनेटिक एनालिसिस ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर मैं उसका जेनेटिक एनालिसिस करना चाहता हूं तो फर्स्ट चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी? उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड, और डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं? सीक्वेंस ऑफ बेसिस या फिर सीक्वेंसिंग ऑफ बेसिस कर सकता हूं। समझ में आ गया? तो अगर मुझे कोई भी जेनेटिक एनालिसिस करना है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, तो मुझे उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका बेसिस जो है उसका मैं सीक्वेंसिंग कर सकता हूं कि यार कौन सा जीन्स अवेलेबल है, कौन से बेसिस अवेलेबल है वहां पे।
नाउ ये जो प्रोसेस है टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ द जीन या फिर सीक्वेंसिंग ऑफ जीन, ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. जीन का सीक्वेंस फाइंड आउट करना सिंपल प्रोसेस है. क्यों सिंपल प्रोसेस है? क्योंकि डॉक्टर सैंगर ने एक मशीन बना रखी है. डॉक्टर सैंगर ने एक मशीन बना रखी है जो जिसके अंदर आप डीएनए डालोगे, डीएनए एक्सट्रैक्टेड डालोगे, एक्सट्रैक्ट करके, तो वो क्या करेगा, उस डीएनए का सीक्वेंस पता लगा के देगा आपको. आपको नहीं करना, आपको मशीन में डीएनए डाल देना है. सो फाइंडिंग आउट द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए और द जीन इज वेरी वेरी सिंपल. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर सैंगर. Okay, I'll write this down. Okay. ये स्टेप्स रहेंगे सीक्वेंस फाइंड आउट करने के. सो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है. दिस इज विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स डेवलप्ड बाय डॉक्टर सैंगर. डॉक्टर सैंगर डेवलप्ड Dr. Sanger developed machine which is known as DNA sequencer. DNA sequencer and another machine he developed is protein का sequence भी आप पता लगा सकते हो. Protein sequencer. So we have DNA sequencer and protein sequencer. We have DNA sequencer and protein sequencer developed by whom? Developed by Dr. Sanger. ठीक है, तो यहां पे क्या आपको डीएनए डाल देना है मशीन के अंदर. ओके, और ये मशीन क्या करेगी, वो डीएनए का सीक्वेंस आपको पता लगा के देगी. ये मशीन क्या करेगी, डीएनए का सीक्वेंस आपको पता लगा के देगी कि डीएनए के पास कौन कौन से सीक्वेंस अवेलेबल है. ठीक है. So, as I said, finding out the sequence is not the hard part. Finding out the sequence is not the hard part. Finding out कि कौन सा sequence क्या काम कर रहा है, that is the hard part. समझ में आया बात कि यार sequence ढूंढना तो easy नहीं है. आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके आपने डीएनए सीक्वेंसर में डाल दिया, तो डीएनए सीक्वेंसर क्या करेगा, आपको उसका सीक्वेंस बता देगा कि यार ये सीक्वेंस है, AGTC जो भी पैरिंग है. द हार्ड पार्ट इज टू फाइंड आउट कि ये जो सीक्वेंस है ये काम क्या कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फाइंडिंग डीएनए सीक्वेंस और फाइंडिंग आउट द जीन सीक्वेंस इज वेरी इजी. We should be thankful to Dr. Sanger. Okay, we should be thankful to Dr. Sanger for finding out the machine जो क्या कर सकता है, DNA का sequencing कर सकता है. So finding out gene sequence or DNA sequence is very very easy. तो hard part क्या है? The difficult part is to find out the functions of each sequence. That is the difficult part. उसके लिए अपने पास कोई मशीन अवेलेबल नहीं है. जो सीक्वेंस अपने पास अवेलेबल आएगा, वो सीक्वेंस क्या काम कर रहा है, इज इट वर्किंग एज अ एक्सॉन, इज इट वर्किंग एज अ इंट्रोन, इज इट वर्किंग एज अ प्रमोटर, इज इट वर्किंग एज अ टर्मिनेटर, or is it leading to a mutation, या फिर वो म्यूटेटेड है. ओके, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू नो. सो द हार्ड पार्ट तो यही है कि यार एक्सॉन का काम कर रहा है, इंट्रोन का काम कर रहा है, प्रमोटर का काम कर रहा है, टर्मिनेटर का काम कर रहा है, या फिर म्यूटेटेड है वो सीक्वेंस. ओके, वो पता नहीं चल सकता है मशीन के थ्रू. सो द हार्ड पार्ट, द डिफिकल्ट पार्ट इज फाइंडिंग आउट the function of each sequence. Finding out the function of each sequence. Sequence क्या है
वो तो बहुत इजी है, मशीन में डाल के आपने ढूंढ लिया, बट वो क्या काम कर रहा है वो हार्ड है। ठीक है, वो एक्सॉन का काम कर रहा है, वो इंट्रोन का काम कर रहा है, प्रमोटर का काम कर रहा है, टर्मिनेटर का काम कर रहा है, या फिर वो म्यूटेटेड है, वो आपको पता मशीन के थ्रू नहीं चलेगा। ठीक है, सो सीक्वेंस एनोटेशन रिप्रेजेंट सीक्वेंसिंग ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूं, सीक्वेंस एनोटेशन रिप्रेजेंट सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम, sequencing of whole genome and assigning different regions and assigning different regions in sequence with its functionality, with its functions। ठीक है, तो सीक्वेंस एनोटेशन में क्या किया जाएगा कि होल जीनोम को देखा जाएगा, फिर उसको असाइन किया जाएगा डिफरेंट रीजन्स पे, और फिर पता लगाया जाएगा कि उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। क्लियर है? ठीक है, सो टेक्निक्स, ये जो टेक्निक है दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टेक्निक आपने देख ली कि क्या किया जाएगा सीक्वेंस एनोटेशन में। आप पहले सीक्वेंस ढूंढ लोगे सीक्वेंस के, और फिर पता लगाओगे वो सीक्वेंस कहां पे लोकेटेड है और काम क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट सीक्वेंस। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाली टेक्निक आपने देखी, उस टेक्निक में आपने क्या किया, आपने एक डीएनए लिया, उस डीएनए के जो एक्सॉन्स थे और इंट्रोन्स थे, तो इंट्रोन्स को हटा दिया और एक्सॉन्स को रखा, और आपने बनाया सी डीएनए। आपने क्या बनाया? सी डीएनए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, मैंने ये बोला कि अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल डीएनए, ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ सी डीएनए, इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दिस डीएनएस, द लेंथ ऑफ विच डीएनए वुड बी लॉन्गर, कौन सा डीएनए की लेंथ लंबी होगी और क्यों? यू शुड कम अप विद द रीजन एज वेल एज द करेक्ट आंसर। तो आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, सो दिस वाज सीक्वेंस एनोटेशन। इससे पहले आपने टैग्स देख लिए। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द एजीपी। ठीक है, मेक श्योर यू आर मेकिंग द नोट्स अच्छे से। कोई भी डाउट्स हो ड्रॉप मी अ मैसेज। ठीक है, एंड गो थ्रू द टेक्निक्स प्रॉपर्ली। ओके, सो आई गिव दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड। चलो, बाय बाय।